कंडीशंस होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है? एक इंडिविजुअल क्वालिफाई करता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ दे मीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें एनी नहीं है, ठीक है, एनी नहीं है और नहीं है, एक या दूसरी नहीं है, इसमें एंड है। अगर आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है इंडिया का, तो दे हैव बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब जैसे हम 24-25 में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 23-24 हमारा प्रीसीडिंग रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। ओके, they have been resident in India for at least 2 out of the 10 financial years immediately preceding the relevant financial year। मतलब इससे अगर हम बात करें 13-14 से लेके 10 सालों में कम से कम वो 2 साल इंडिया का सिटीजन, इंडिया का रेसिडेंट बनना चाहिए। अब रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशन वही है, 182 डेज, नहीं तो 60 डेज और 365 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर बनता है इसमें। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? दे हैव बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 2 ये है, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स कम से कम आप रेसिडेंट रहने चाहिए। और रेसिडेंट बनने की कंडीशन वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, बट आपको अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको 730 डेज कम से कम बिताने हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 100 दिन कम से कम, 100 से ज़्यादा और मोर ड्यूरिंग द 7 फाइनेंशियल ईयर। मतलब इससे 7 साल पहले 2016 और 17 से लेके प्रॉबेबली आपको 7 साल कम से कम इंडिया में क्या करना है, आपको 730 से ज़्यादा दिन बिताने पड़ेंगे। अगर ये 2 कंडीशन मीट होती हैं आपकी तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप ऑर्डिनरी कंडीशंस में हमेशा रेसिडेंट ही कंसिडर करे जाओगे बिकॉज आपने ये सारी कंडीशंस मीट करी है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं हमारे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सी, सबसे पहले आप रेसिडेंट कैसे बनते हो? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज होना चाहिए। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है? ये नहीं हो रही फुलफिल तो कम से कम 60 डेज। सेकंड क्या है हमारा? पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो 60 डेज एंड उसके बाद 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, इससे आप क्या करते हो? रेसिडेंट बनते हो, ठीक है। रेसिडेंट बनने की कंडीशंस ये है हमारी। अगर आप रेसिडेंट हो उसके बाद हम चेक करते हैं रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल है, पहले तो एटलीस्ट 2 साल आप क्या करना चाहिए? 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उससे 10 साल पहले आप कम से कम 2 बार रेसिडेंट बनने चाहिए। और दूसरा क्या है? 730 दिन और मोर आपको कहाँ पे होना चाहिए? 7 ईयर्स प्रीवियस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये आपकी 2 कंडीशंस अगर मीट होती है तो आप क्या करोगे? आप रेसिडेंट भी बन जाओगे, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कंसिडर करोगे इंडिया के टाइमलाइन में। अब एक इंडिविजुअल क्वालिफाई कब नहीं करेगा एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट? जब एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रही, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी नहीं मीट कर रही होगी तो भी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। आप रेसिडेंट ही कहलाए जाओगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ROR नहीं कहलाया जाएगा, आपका RNOR कहलाया जाएगा अगर आपकी दोनों कंडीशन में से एक भी मिसिंग है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है? दे हैव बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 9 आउट ऑफ द 10 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। सी, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दिस विल बी कंफ्यूजिंग रादर देन लुक फॉर ये जो कंडीशंस है। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होगा, ठीक है। रेसिडेंट बनना जरूरी है, उसके बाद ये दोनों कंडीशन चेक करना जरूरी है। अगर वो दोनों कंडीशन नहीं मिस कर रही तो नहीं मीट कर रही तो डेफिनेटली नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होगा। ओके, राइट। तो मूव करते हैं हमारे लास्ट किस पे?
टाइप पे जो है हमारा नॉन रेसिडेंट। अब एक इंडिविजुअल जो है नॉन रेसिडेंट तब नहीं कंसिडर करा जाएगा जब उसकी रेसिडेंट वाली कोई भी कंडीशंस मीट नहीं हो रही होंगी। तो हमारी जो रेसिडेंट की जो कंडीशंस है वो सारी की सारी कैंसिल हो रही हैं, कोई भी मीट नहीं कर रही। 182 डेज वाली भी नहीं कर रही, ना 60 डेज वाली कर रही है, और 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। तो अब इसमें क्या है, जो नॉन रेसिडेंट जो है वो टैक्स्ड होते हैं ओनली ऑन इनकम अर्नड और रिसीव इन इंडिया। जो आपके इनकम जो रिसीव्ड हो रही है और अर्न हो रही है इंडिया में, उसी पे टैक्स करा जाएगा। जैसे आपको किसी से पैसे मिलने थे तो उस पर टैक्स कट के आपको पैसे मिलेंगे, वो है, ना कि आपका पूरा एक इनकम टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, आपके इनकम टैक्स नहीं कैलकुलेट करा जाएगा, आप रेसिडेंट नहीं हो, आपने जो भी इनकम मिलनी थी तो उस पर कोई टैक्स लगना है, टीडीएस लगना है, तो वो सारी चीज़ें हैं, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स। ठीक है, डिफरेंस है, याद कर लेना। राइट, तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब और टैक्स रेट्स में देखो काफ़ी चेंजेस आए, हमारे करंट गवर्नमेंट ने थोड़े मॉडरेशंस करे, इटरेशंस करे हैं। राइट, तो इनकम टैक्स में अगर आपको पता हो, अगर आपकी इनकम ईयरली इनकम है, आई होप सबको इतना पता हो कि अगर आपकी ईयरली इनकम जो है हमारी ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, अगर आपके 2.5 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, 1 रुपये भी ज़्यादा है, और 5 लाख रुपए तक है, तो आपका 5% जो है टैक्स रेट है। वहीं आपका अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में एंड अप करता है तो आपका जो टैक्स रेट है दैट इज 20%, और 10 लाख से अबव आपका 30% है। तो 3 रेट है, याद कर लेना। 2.5 से 5 लाख आपका 5%, 5 to 10 आपका 20%, अब 10 प्लस आपका 30%। ये हमारा ओल्ड टैक्स स्लैब है, याद कर लिया। ठीक है, अब कंपैरिजन के लिए न्यू टैक्स स्लैब है, बट मैं पहले आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिससे आपको ओल्ड टैक्स स्लैब समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हम बात करें एक राहुल नाम के पर्सन की। जैसे मैंने कहा, जिसके नाम का है उसको ही टैक्स पे करना है और कोई पे नहीं कर सकता। ठीक है, अब टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है उसकी? 8 लाख। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वो भी अगर आपने, बिकॉज आई गेस आप सबने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। ऐसा नहीं है 8 लाख पे आप क्या करोगे कि कितने में रेंज करता है, 5 से 10 लाख में करता है और 20% टैक्स लगता है, तो कितना लगाएंगे हम? 1,60,000, मतलब आपका 1/5 इतना टैक्स लगा देंगे। इतना नहीं होता है, ऐसे टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है, अगर आपकी 8 लाख इनकम है तो हम टैक्स स्लैब में जो सबके लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, 2.5 लाख से, फिर उसके बाद 2.5 से 5 लाख, और 5 से 8 लाख, बिकॉज उसकी इनकम 8 लाख है। अब इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट 2,50,000 पे तो जीरो पे करना पड़ेगा, मतलब 8 लाख से अगर हम माइनस कर रहे 2,50,000 तो हमारा कितना अमाउंट बचा? 5,50,000। अब नेक्स्ट फिर से 2.5 लाख रुपए है, राइट, और इस पे हमारा जो इनकम टैक्स है वो 5% है, एज यू नो। ठीक है, तो इसका 5% होगा हमारा 12,500 रुपये हो गया। तो आपके 8 लाख से हमने पहले माइनस करा 250 के लिख रहा हूँ, आई होप समझ में आ जाए। तो ये हमारा आएगा 550 के, 5,50,000, और इसमें से फिर 2.5 लाख रुपए हमने लेस करे तो अब 3 लाख रुपए बच गए। ठीक है, 5 से 8 लाख आपके यहाँ पे 3 लाख रुपए बचे। अब 3 लाख रुपए पे आप पे कितना टैक्स परसेंट है? बिकॉज हमने देखा था 5% है आपका 2.5 से 5 लाख पे, 5 लाख से 8 लाख पे आपका है 20%, 1/5 है, 60,000 हो जाएगा। तो आपका टोटल टैक्स जो राहुल को पे करना पड़ेगा दैट विल बी 12,000 प्लस 60,000, 72,500। ओके, समझ में आ गया? आई होप ये यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि आप एग्जैक्टली ऐसे ये नहीं करते कि अच्छा 8 लाख रुपए है
8 लाख पे 20% लगा दो, बिकॉज 5 से 10 लाख के उसमें आ रहा है, तो वो आपका 1,60,000 होता है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने सबको 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया, तो हर किसी को मिलेगा। ऐसा नहीं आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको ज़्यादा पनिश करा जाए, ठीक है। ये दिस इज द वे यू कैन लर्न दैट गवर्नमेंट वोंट मेक यू पे फॉर अर्निंग मोर। ऐसा नहीं है कि आपको बोल देगी अच्छा आप तो 8 लाख कमा रहे हो, 2.5 लाख रुपए वाले को तो कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, आप 8 लाख कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, ज़्यादा टैक्स दो, राइट। वो नहीं चलता, आप सबको 2.5 लाख रुपए तक का तो एग्जेम्प्ट ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिडक्शंस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैं क्रूड एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। यहाँ पे डिडक्शंस भी होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है 50,000 का, उससे आपका और अमाउंट, टैक्सेशन अमाउंट और कम हो जाता है। दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि आपका टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। ओल्ड स्लैब से ऐसा था, एक बार न्यू भी देख लेते हैं फटाफट, राइट। अब न्यू टैक्स स्लैब जो है हमारी अनाउंसमेंट हुई थी, तो हमारे जो बजट सेशन होता है उसमें हमारे टैक्स रिलेटेड जो भी होते हैं सारी फेब में होता है, 1 फेब। बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बट सिर्फ 1 फेब में होता है, राइट। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ओके। और आई थिंक मैंने आपको सीबीडीटी बताया था कि सीबीडीटी किस में आता है। सीबीडीटी अगर शायद मैंने बताया नहीं था तो हम स्टिल इधर इधर बता देता हूँ कि दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप ये भी याद कर लें, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को अभी इससे याद आया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी ना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट बनाता है। इससे आराम से क्वेश्चन आ सकता है कि किस डिपार्टमेंट के अंडर सीबीडीटी आता है। सी इफ यू दे वांट टू टेस्ट यू आउट, दे कैन टेस्ट यू आउट विद न्यू थिंग्स, राइट। दीज आर नॉट सर्टेनली न्यू थिंग्स, बट बिट ट्रिकी, बिकॉज नॉट एवरी वन विल नो दिस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो हेड करता है, उसके अंडर आता है सीबीडीटी। इसमें होते कौन है, मैंने बताया था आपको, आईएएस ऑफिसर आईआरएस ऑफिसर ही होते हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर यह सब होता है, ठीक है। बजट कब आता है? 1 फेब, राइट। तो ये हमारा एक न्यू ऑल्टरनेटिव आया था जिसमें हमारी न्यू टैक्स स्लैब आई थी। अब इसमें रेट जो है ज़्यादा है, मैं स्टिल आपको तब भी याद करा देता हूँ। पहले फर्स्ट 2.5 लाख रुपए तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है, फिर उसके बाद 5% देना है, फिर इसको ना 5 से 10 को थोड़ा इन्होंने डिवाइड कर दिया। 5 से 7.5 के लिए 10% देना है, और 7.5 से 10 लाख के लिए 15% देना है, ठीक है। 10 से 12.5 आपको 20% देना है, 12 से 15 आपको 25% देना है, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% देना है, ठीक है। ये हमारा न्यू टैक्स स्लैब है, पहले याद कर लो। इसमें 2.5 लाख रुपए के आपके वो है इंटरवल्स, ठीक है। क्लास इंटरवल बना देते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, एक तरफ हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी, एक तरफ हमारा हायर फ्रीक्वेंसी होता था उसको। तो क्लास इंटरवल में अगर हम देखें, पहले 2.5 लाख रुपए तो कुछ नहीं है, 2.5 से 5 में 5% है, 5 से 7.5 तक 10% है, 7.5 से 10 15% है, 10 से 12 20% है, 12.5 से 15 25% है, और अबव 15 30% है। अब एक और एक और जो गिव अवे करती है, देखो मेरे को लगता है स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, वो हमेशा डिफरेंस याद कर लेते हैं। हर में ना 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब सब 5 के मल्टीपल्स है, 5 10 15 20 25 30, तो ऐसे याद कर लो। एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप बता पाओगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। नॉट एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय द टीचर, यू हैव टू मेक योर ओन थिंग्स कि मेरे को ये ऐसे याद करना है, आपकी खुद की ट्रिक्स होनी, ठीक है। अब फिर चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे ही, जिसमें हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब में कैसे कैलकुलेशन होगा। सी अब 8 लाख है, फर्स्ट 2,50,000 पे तो देखो 0 टैक्स लगेगा, उसके बाद 5,50,000 बचा, राइट। अब 5,50,000 में से हमारा नेक्स्ट क्या है, 5 लाख तक का ही टैक्स है, ठीक है। अब ये 5% ही टैक्स हो रहा है, तो ये 12,500 ही होगा, ओके। अब इसके बाद 3 लाख रुपए बचा, बट हमारा नेक्स्ट जो ब्रैकेट बनता है वो 5 लाख से 7.5 लाख का है, ठीक है। हमारा 3 लाख बचा, मतलब 8 लाख अभी भी बच रहा है। 5 से 7.5 का मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए पे और टैक्स लगेगा। अब उस पर कितना है, 10% लगना है। मैंने कहा था ना याद करने के लिए 5 के मल्टीपल से याद कर लो, तो हमारा कितना हो गया, 25,000 हो गया।
अब उसके बाद कितना अमाउंट बचा हमारा, 50,000 रुपीज़ का और अमाउंट बचा, ठीक है। 50,000 आपका 7,50,000 से 10 लाख के ब्रैकेट में आएगा और इस पर 15% लगेगा, तो इसका 15% क्या होगा, 7,500 हो जाएगा, राइट। 75 ही होगा ना, हाँ जी 70, हाँ 7,500 हो जाएगा। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, 12,500, 7,500 एंड 25,000। इन्होंने कैसे करा है, फॉर देयर नो टैक्स, 25 पे देर इज नो टैक्स। आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज दिस इज नॉट द फुल सोल्यूशन, जिसे मैं बता रहा हूँ दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। इसमें इन्होंने लास्ट का जो है वो इनकम पार्ट नहीं लिया है, वो मैं भी प्रॉब्लम बता देता हूँ कैसे है। 10 एंड दिस इज 3, 10, 20, 45,000 आपका टैक्स आएगा, ओके। तो न्यू टैक्सेशन पॉलिसी से आपका जो टैक्स बनेगा 45,000 बनेगा। कैलकुलेशन के लिए मैंने फिर से एक बार सिंपल स्टेप्स है, आप फिर से फॉलो कर लो। पहले 2.5 लाख रुपए पे 0% लगेगा, जो यहाँ पे भी है, देर इज नो टैक्स। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए जो आपका 2.5 से 5 लाख रुपए का बनता है, उस पर आपका 5% टैक्स है, 12,500। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने देखा नहीं कि दिस एंड दिस वुड बी 2,05,000, 5 लाख, और दिस इज 7,50,000, और जबकि आपका टोटल अमाउंट जो है वहाँ पे 8 लाख रुपीज़ है, 8 लाख है, मतलब 50,000 तो अभी बच गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता तो अलग बात है, बिकॉज हम स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी तक कुछ भी यहाँ पे। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता तो अलग है, बट यहाँ पे अगर मैं वैसे बता रहा हूँ कि 50,000 और है, तो 50,000 पे आपका 7,500 का और टैक्स लगेगा, मतलब जो न्यू पॉलिसी का जो टैक्स लगेगा वो 45,000 लग रहा है। और हमारी जो ओल्ड टैक्सेशन पॉलिसी में था, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसमें कितना था, 72,500 था। तो मतलब 27,500 रुपये का आपका डिफरेंस बन रहा है ओल्ड टैक्सेशन और न्यू टैक्सेशन में, मतलब आपको फायदा हो रहा है न्यू टैक्सेशन में, ओके। तो ये है हमारा क्रूड वे ऑफ सेंस था कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, राइट। अब अनदर टॉपिक दैट you have to remember for your examination is deduction. See, अब मैं इसमें पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं करा रहा है, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें आपको डिडक्शन दे रखी हो, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन दे रखी हो। रेट्स याद करना ज़रूरी है कि क्या क्या रेट्स हैं, किस किस स्लैब में आते हैं, वो याद करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, उसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन। और इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपको सिलेक्ट करा है डिडक्शंस, कि क्या क्या मेजर डिडक्शंस है जिसमें यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, की लिमिट्स क्या होती हैं, किस किस के पार्ट फॉर्म करता है, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। This is the one of the most commonly utilized deductions. Under Section 80C, taxpayers can claim deduction for investment made in various instruments. अब सी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ना ये देखा कि इफ़ यू आर अर्निंग मोर, 12 लाख रुपए कमा रहे हो, सी यू डोंट फील गुड कि यू नो यू आर पेइंग सो मच इन टैक्स, ठीक है। अब टैक्स में इतना सारा अमाउंट जाता है तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। सो वॉट गवर्नमेंट क्रिएटेड एन ऑल्टरनेटिव, बिकॉज मेनी पीपल वर बेसिकली अवॉइडिंग टैक्स इवेजन हो रहा था, टैक्स चुरा रहे थे। तो टैक्स चुराए ना, बल्कि टैक्स सेव करें। अब टैक्स को जो सेव करने के लिए ना गवर्नमेंट ने ही कुछ पॉलिसीज निकाली, उनको हम डिडक्शन बोलते हैं, कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम में इन्वेस्ट करो, आप अपनी इनकम को कम कर दो। जब आपकी इनकम ही कम हो जाएगी, मतलब मैं इससे डिडक्शन कर दूंगा तो 10.5 लाख रुपीज़ हो जाएगी मेरी इनकम, इस पे टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली मेरा टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यू नो दीज आर द थिंग्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड योर इनकम विल कम डाउन, एंड उसकी वजह से आपका टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। अब ATC डिडक्शन काफ़ी फेमस है, इस पे मैक्सिमम अमाउंट आप कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 1.5 लाख रुपीज़, किस किस के ऊपर, PPF प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज एन एम्प्लॉय ना, काफ़ी लोग तो बिजनेसमैन भी है, तो उनके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। फिर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स भी है। लाइफ इंश्योरेंस के अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप भी डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हो। अब ये डिडक्शंस में भी ना हर चीज़ आपकी न्यू स्लैब में नहीं है, अब वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं, ठीक है।
लिमिट आपका 1.5 लाख है, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस में भी 1.5 लाख रुपए बचा लिए और मैंने पीएफ में भी 1.5 लाख रुपए बचा लिए, नहीं, इतना नहीं, दोनों में से एक ही क्लेम करा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 80D के डिडक्शन पे। दिस सेक्शन अलाउ डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, कह रही है कि आप प्लीज गो एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। व्हाई? बिकॉज यू नो हेल्थ इन्फ्लेशन इज probably going so high, people just not realizing it at the moment, ठीक है। अपनी खुद के लिए ले सकते हो, बच्चों के लिए ले सकते हो, पेरेंट्स के लिए ले सकते हो, चाइल्ड के लिए ले सकते हो। टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शंस टू अ स्पेसिफाइड लिमिट विच वेरीज बेस्ड ऑन द एज एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड टाइप ऑफ पॉलिसी। अब क्या होता है आपका, सी हेल्थ इंश्योरेंस है किसी भी इंश्योरेंस में ना, इफ़ यू वांट टू पे लेस प्रीमियम, आप जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा आपको ऑफर मिलता है। वाई? बिकॉज वंस यू आर लेट सपोज 70-80 या 60 भी, तो आपको पता है कि देर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, इंश्योरेंस कंपनी को फिर अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे दे विल गेट लेस प्रीमियम, मतलब आप 10 साल और चाहिए तो आपका प्रीमियम भी कम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा अर्न करने का मौका नहीं मिला, तो आपको पॉलिसी महंगी बेचेंगे। बट वहीं आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल के थे तब आपने करा ली, तो आप 50-60 साल और जिए, तो उन्होंने पूरे उतने लंबी लंबी पॉलिसीज़ में आपके काफ़ी प्रीमियम ले लिया और आपको सस्ते में ऑफर करा, बिकॉज नॉट एवरीवन बाय पॉलिसी एट दिस सर्टेन एज, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 80E। डी में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है। सेक्शन 80E में क्या है आपका, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज। देर इज नो अपर लिमिट ऑन द डिडक्शन अमाउंट एंड टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 years और अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड ऑफ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, आप डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट पेड पे है, राइट। एजुकेशन लोन जो है लिए जाता है, हमने देखो काफ़ी ज़्यादा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू MBA करते हो, और इफ एनी वन ऑफ योर सिबलिंग इज और योर फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड, तो उनको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, बिकॉज नॉट एवरी वन हैज़ द कैपेसिटी टू पे 40-50 लाख रुपीज़ इन वन गो, राइट। तो अब्रॉड चले गए, MBA करना है इंडिया में, तो यू हैव टू पे मनी, ठीक है। अब आप लोन पे जब इंटरेस्ट पे करते हो उसका भी आप डिडक्शन चार्ज कर सकते हो सर्टेन फॉर हायर स्टडीज। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, मिनिमल होते हैं इसमें इंटरेस्ट जो चार्ज करे जाते हैं, बट स्टिल डिडक्शन प्रोवाइड करी जा रही है। तो 80E से एजुकेशन है, याद रख लेना, याद करने में हेल्प रहेगी, ओके। उसके बाद करते हैं हम बात सेक्शन 80G की। एक सेकेंड। 80G में क्या है हमारा, डोनेशंस, जो भी आप डोनेशन दे रहे हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी हमारे डिडक्शंस के लिए एलिजिबल होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग, बड़े कंपनीज, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, NGOs को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, NPOs को डोनेशन करी जाती है। द डिडक्शन लिमिट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोनेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड चूजन। इसमें कोई एग्जैक्टली ये कोई लिमिट नहीं है कि आपकी इतनी लिमिट लगेगी, बहुत वैरी करती है लिमिट, ठीक है। तो आपने कभी भी कोई डोनेशन मेड करी है किसी कंपनी, किसी एंटिटी ने, तो उसको भी वो क्लेम कर सकता है हमारे 80G से, ठीक है। ई से एजुकेशन याद रख लेना कि ई एजुकेशन वाला है। डी हमारा डी के लिए कुछ आप बस ये है। सी से याद रख लेना आपके जो सारे लाइफ इंश्योरेंस है। सी अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो डी हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, राइट। ई से हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन के इसमें क्या है, इंटरेस्ट, जो भी आप इंटरेस्ट लोन लोगे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जी हमारा डोनेशन है। अब जी से देखो एक वर्ड है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता है, ग्रेशियस होता है, राइट। तो अब जब ग्रेशियस होते, उधार होते, उधार का मतलब क्या है, आप उधारी कर रहे हो, आप चैरिटी ज़्यादा कर रहे हो, तो आप 80G को याद रख लेना कि ग्रेशियस हो, आप अपने काम में ग्रेशियस हो, आप उदार हो तो आपने चैरिटी कर दी, ठीक है। अब बात करते सी हुआ क्या। अब ये जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए। न्यू टैक्सेशन पॉलिसी में आपका जो इनकम है वो काफ़ी कम कर दिया, इनकम टैक्स हमने देखा काफ़ी कम कर दिया, बट उसमें एक ये था कि काफ़ी सारे जो आपके डिडक्शंस है वो आपके न्यू टैक्स रिजीम में नहीं आए। काफ़ी सारे डिडक्शंस सिर्फ ओल्ड टैक्स में एप्लीकेबल है।
और जितने भी न्यू जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कल को टैक्स पेयर्स बनेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएंगे, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में ही बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएंगे। जितने भी हमारे ओल्ड टैक्स पेयर्स हैं, दे हैव ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन के लिए यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन एवरी टाइम दैट व्हाई डू यू वांट टू कंटिन्यू इन ओल्ड, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा आप क्यों कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको भी न्यू टैक्स पेयर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। इन द न्यू टैक्स रिजीम मोस्ट रिडक्शन अवेलेबल अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर नॉट अलाउड, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी पर्सन, हमारे जो इनकम टैक्स होती है वो सैलरीड पर्सन के लिए भी होती है, कैपिटल गेन के भी होती है, हमने बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का होता है, 50,000 रुपये का अलाउड है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो 50,000 तो सीधा यही रिड्यूस हो जाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अवेलेबल है, मतलब 7.5 लाख रुपए पे टैक्स वैक्स देखा जाएगा आपका, which can be claimed instead of other various deduction available under the old regime। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका अवेलेबल है, वो ओल्ड में भी था, इसमें भी अवेलेबल है, कुछ नया नहीं है, मतलब इसको रिटेन करा गया है। उसके बाद आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो टू एनपीएस टीयर 1 अकाउंट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी अप टू INR 50,000 एंड अबव द लिमिट अवेलेबल अंडर द सेक्शन 80C, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की जो लिमिट आपको 80C में मिल रही थी वो भी आपको एनपीएस के फॉर्म में, नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, बिकॉज आफ्टर अ वाइल यू ऑल्सो नीड टू रिसीव पेंशन, तो ये आपका ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट का इसको नहीं बंद करते आपका, इसमें भी यू हैव टू पे और ये आपका डिडक्शन काउंट करा जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर्स ETD के लिए स्पेसिफाइड लिमिट्स है, ये भी अभी कंटिन्यू करा जाएगा। मैंने जैसे कहा फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ फैमिली एंड सीनियर सिटीजन कैन बी क्लेम सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लिमिट्स। तो इतना भी नहीं है कि सब चेंज कर दिया, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले अलाउड थी अब नहीं है, बट स्टिल देयर आर मेजोरिटी ऑफ थिंग्स विच विल बी कंटिन्यूड लाइक बिफोर, ओके। Right, so that brings me towards the end of the video. आज की क्लास में we have discussed so much. Right, we started from taxes के बारे में, the origin, and then we moved upon to the tax structure in India, where we talk about कि क्या है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस और कौन से हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। So you don't have to pay too much attention on indirect taxes, इतना उससे कुछ नहीं आने वाला, डायरेक्ट टैक्सेस आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, राइट। फिर हमने इसमें बात करी इनकम टैक्स के बारे में और हमने बहुत सारे बाकी टैक्सेस भी पढ़े। अब इनकम टैक्स में हमने किस पे कैलकुलेट करा जाता है, तो रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस ये समझा कि क्या होता है। रेसिडेंट में भी कैटेगरीज होती हैं हमारे ROR, NOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और हमारे नॉन रेसिडेंट हमारे NRIs, उनके बारे में हमने बात करी कि एग्जैक्टली कैसे कैसे फॉर्म अप करा जाता है। फिर ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब में क्रूडली क्या क्या डिफरेंस है, वी ऑल कवर दैट, सॉरी न्यू, राइट, इसमें हमने कवर करा डिफरेंस कि क्या है। उसके बाद वी टच्ड अपॉन डिडक्शंस, फ्यू इंपॉर्टेंट डिडक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वी टच्ड अपॉन दैट एज वेल, राइट। सो एग्जामिनेशन में अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी स्टक एनीवेयर एंड इफ़ यू वांट टू क्लियर एंड गेट योर JRF, तो आपको पेपर 1 भी अच्छे से करना पड़ेगा। और पेपर 1 अगर आपका कहीं स्टक हो गया है तो जस्ट अ सेकेंड, पेपर 1 अगर आपका स्टक हो गया है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है आपका, एक सेकेंड जस्ट, राइट। तो JRF क्रैक करना है तो सिंपल आपका फंडा है, अगर आपको पेपर 1 अच्छे से पढ़ना है तो वी हैव द वे, वी हैव द सोल्यूशन फॉर यू इफ़ यू आर फाइंडिंग इट ट्रबलसम। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से समझ नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ें किस पे पढ़ें, बहुत सारे मटेरियल है, वी हैव द अल्टीमेट ई-बुक कंपाइलेशन फॉर ऑल द 10 यूनिट्स एंड यू कैन गेट इट फॉर फ्री, राइट। what you have to do is basically WhatsApp on this number 9873 907600 and claim your free ebook for all the 10 units, right?
And thank you all for joining in today's class and rating so well and highly on the Google Play Store app. The link for the same will be mentioned in the description below if you're not aware about our app, right? So if you want to test yourself, this is the best app. If you want to test yourself in your UGC net preparation, and there's so many various things that you can test it out on the app, right? We provide a mock test for free, so you can attempt a mock test yourself. Where do you stand against the competition, right? All of it's available for free. So if you want to download the Talent Blazer app, download. And thank you all for rating so highly on the app. And if you're coming for the video on the channel for the first time, like the video that we are making, subscribe to the channel and share the video with your friends so that they also would know aware about us. Subscribe and hit the bell icon so whenever I come up with the next video, you get notified for the same. Thank you all, and we'll see you in the next class.